इधर भाई ठंडा लगे तो बता दीजिएगा, वैसे मौसम थोड़ा खतरनाक है आज। ये कल भाई सीपीसी लिखवाया जाएगा, आज तक लेक्चर चलेगा, कल आपका पूरा सीपीसी लिखवाया जाएगा। मैंने बता दिया जाए क्योंकि निष्पादन से लिखवाना है तो उसको 1-2 दिन। देखिए भाई आपका जो सेक्शन चल रहा था इधर, अभी 47 भी तैयार नहीं हो पाई है भाई पूरा। देखिए आपका विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिक्री का निष्पादन चल रहा था और आपका 2 पॉइंट याद रखिएगा जो प्री में आता है। अगर विधिक प्रतिनिधि दे तो धारा 50 मारिएगा और विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिक्री का निष्पादन दे तो धारा 52। कल बताया गया था कॉन्सेप्ट। विधिक 50 में क्या होता है कि प्रतिवादी के खिलाफ ही निर्णय और डिक्री पारित किया जाता है, लेकिन पैसा वसूलने के पहले ही प्रतिवादी, अब प्रतिवादी नहीं, निर्णित ऋणी क्या होता है, मर जाता है। तो जब मर गया निर्णित ऋणी पैसा वसूलने के पहले ही, तो पैसा अब किससे वसूला जाएगा, उसके विधिक प्रतिनिधियों से। और सतर्क रहिएगा, विधिक प्रतिनिधि किस सीमा तक दायी होंगे, जिस सीमा तक मृतक की क्या पाए हैं, संपत्ति, और सम्यक रूप से बयानित न किए हों। न्यायालय चाहे तो विधिक प्रतिनिधि से अकाउंट या हिसाब किताब मांग सकता है कि कितना खर्चा हुआ बताओ। व्यक्तिगत दायित्व नहीं होगा, मैं फिर बता दूं, उस सीमा तक ही। उदाहरण भी बताया गया। अब धारा 52 इसी के साथ पढ़ लेना है। धारा 52 ये बताती है कि यदि मुकदमा के दौरान ही प्रतिवादी मर गया और प्रतिवादी की जगह पर उसका विधिक प्रतिनिधि मुकदमे में पक्षकार बनाया गया, अब विधिक प्रतिनिधि लड़ रहा है और वादी, मुकदमा चल रहा है, और विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध ही डिक्री पारित की गई है, यानी कि प्रतिवादी के विरुद्ध नहीं, किसके विरुद्ध, उसके विधिक प्रतिनिधि या लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तब डिक्री का निष्पादन विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध होगा। यहाँ भी वही नियम अप्लाई करना है कि विधिक प्रतिनिधि किस सीमा तक दायी होगा, जिस सीमा तक संपत्ति उसके हाथ में मृतक की आई है, व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं होगी। लेकिन इसमें भी खर्चा उर्चा सब काट लिया जाएगा, यानी कि वकील का खर्चा वो कह सकता है कि इतना लगा है, जो मृतक है उनका कफन दफन में जो खर्चा लगा है, मृतक ने उधार लिया था, ये खर्चा ये हम भरे हैं, उतना पैसा वो क्या करेगा, विधिक प्रतिनिधि माइनस कर लेगा, काट लेगा। तो धारा 52-51 आई। अब धारा 51 से आपका क्वेश्चन मेंस में भी बनता है, एचजीएस मेंस में बन चुका है भाई। धारा 51 से आपका क्वेश्चन मेंस में भी बन चुका है। निष्पादन कराने की न्यायालय की शक्तियाँ, इसका मतलब पहले समझिए कि अर्थात न्यायालय क्या क्या उपाय करके डिक्री को एग्जीक्यूट या इजरा या निष्पादन करा सकता है। वे तरीके आपका कहाँ दिए गए हैं, आपका कह सकते हैं कि धारा 51 में। फिर एक बार समझिए, धारा 51 में उन तरीकों का वर्णन किया गया है जिन तरीकों को अपनाकर न्यायालय डिक्री को प्रवर्तित करा सकता है, आदेश को लागू करा सकता है। अब कौन कौन तरीके हैं, वही तरीके लिस्ट बनाकर और दिमाग में बैठाना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं। देखिए मैं भी तरीका बता रहा हूँ। देखिए भाई, एक तरीके ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए जो विहित की जाएं। तुरंत पॉइंट पकड़िए कि धारा 51 पूर्ण प्रावधान नहीं करती। धारा 51 का नियम ऐसी शर्तें यानी कि कंडीशन और परिसीमा माने लिमिटेशन के अधीन हैं जो विहित की जाए, और विहित शब्द शुरुआती दौर से बताया जा रहा है। विहित या नियत
या प्रेस्क्राइब्ड का मतलब क्या हुआ, नियमों द्वारा विहित। किसके द्वारा, तो नियम कौन बनाता है, संघ भी, राज्य भी और संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय। यानी कि जो नियमों में बातें कही गई हैं उन नियमों में बातों को ध्यान में रखते हुए ही धारा 51 का प्रयोग किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ। देखिए क्या क्या भाई तरीका है आपका। न्यायालय डिक्रीदार के आवेदन पर आदेश दे सकेगा कि डिक्री का निष्पादन, यानी कि डिक्रीदार द्वारा निष्पादन के लिए न्यायालय में एप्लीकेशन दिया जाएगा और तब न्यायालय क्या क्या कर सकेगा वही लिस्ट याद रखनी है। देखिए पहला, विनिर्दिष्ट रूप से डिक्रीत किसी संपत्ति के परिधान द्वारा किया जाए। यानी कि न्यायालय ने अगर किसी संपत्ति को डिलीवर या परिधान या देने के लिए आदेशित किया है तो डिक्री का निष्पादन कैसे किया जाएगा, उस संपत्ति को हैंडओवर करके। एक दो उदाहरण देखिए। मान लीजिए कि एक के कब्जे में एक बस है और न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि इस बस का परिधान ए से बी को कराया जाए क्योंकि यह बस बी की है। तो ऐसी दशा में अब डिक्री का निष्पादन कैसे होगा, तो ए से वह बस ली जाएगी और किसको डिलीवर की जाएगी, बी को। भाई कब्जे का क्या किया जाएगा, संपत्ति का परिधान, पहला नियम है। दूसरा देखिए, किसी संपत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा या उसकी कुर्की के बिना विक्रय द्वारा की जाएगी। यानी कि दूसरा तरीका है कि निर्णीत ऋणी की चल या अचल या दोनों संपत्तियों को अटैच किया जाए, कुर्क किया जाए, जब्त किया जाए और जब्त करके बेचवाया जाए और बेचवाने से जो धन आएगा उससे डिक्री का निष्पादन कराया जाए। या डायरेक्ट आपका विक्रय का भी न्यायालय आदेश दे सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि पहले अटैच या कुर्की या जब्ती का आदेश हो तब विक्रय का। तो क्या बिना कुर्की के डायरेक्ट सेल का आदेश दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता है कि नहीं, दिया जा सकता है। यानी कि 2 पॉइंट याद रखिए, या तो कुर्की और विक्रय या डायरेक्ट क्या दे दे आदेश न्यायालय, विक्रय। अब इसके लिए अलग धारा है, फिर हम कोरिलेट करेंगे। आगे धाराएं हैं तमाम भाई, मैंने तमाम धाराएं आगे पढ़ानी है। देखिए आपका अगला सी, देखिए जहां धारा 58 के अधीन गिरफ्तारी और निरोध अनुयोग्य है, अनुज्ञेय हैं, माने आपका अनुज्ञात हैं, वहां गिरफ्तारी और ऐसी अवधि के लिए जो उस धारा में विनिर्दिष्ट अवधि से अधिक न हो कारागार में निरुद्ध किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि निर्णीत ऋणी को गिरफ्तार करके सिविल कारागार में भी भेजा जा सकता है। तो कितने दिन के लिए भेजा जाएगा, इसके लिए जो व्यवस्था डिटेल में हमें पढ़नी है 58 में। फिर एक बार देखिए भाई, कुर्की के बारे में विशेष प्रावधान स्पेशल धारा 60 हम पढ़ेंगे। गिरफ्तारी और जेल में भेजने के बारे में धारा 58। और मैं बता दूं अधिकतम 3 मास तक ही सिविल कारागार में रखा जा सकता है, चाहे डिक्री कितनी भी बड़ी रकम की क्यों न हो। आगे बताया जाएगा, आपका आ ही जाएगा। देखिए आपका अगला है रिसीवर की नियुक्ति द्वारा। यानी कि न्यायालय यदि उचित समझे तो प्रापक या रिसीवर की नियुक्ति कर सकता है और रिसीवर की नियुक्ति द्वारा डिक्री को लागू करा सकता है। अब रिसीवर होता क्या है, किसे नियुक्त किया जाएगा, रिसीवर लोक सेवक होता है कि नहीं, क्या होता है, तो डिटेल में आपका पढ़ना है सेक्शन 94 CPC और आदेश 40। एक क्वेश्चन आपका निश्चित प्री में बनता है, रिसीवर की नियुक्ति और कर्तव्यों का उल्लेख करिए
और सबसे महत्वपूर्ण बनता है कि क्या कलेक्टर को रिसीवर नियुक्त किया जा सकता है कि नहीं। तो आगे हम बताएंगे इसको, अभी तो शॉर्टकट में चल रहा है। आदेश 40 का नियम 5 रट कर जाइएगा हमेशा। कलेक्टर को भी प्रापक नियुक्त किया जा सकता है। प्रापक एक लाइन समझ लीजिए, क्योंकि आगे ये सब डिटेल में पढ़ना है, इसलिए थोड़ा शॉर्टकट में निकाला जा रहा है। प्रापक न्यायालय द्वारा नियुक्त एक व्यक्ति होता है, इसे लोग सेवक कहते हैं। यह न्यायालय का अधिकारी होता है और संपत्ति पर कब्जा किसकी ओर से धारण करता है, न्यायालय की ओर से, और न्यायालय की ओर से इसे संपत्ति पर हक दिया जाता है। बयान करे, कब्जा रखे, किराया वसूले, देख रेख करे, जो कब्जा ज़बरदस्ती कर रहे हैं उन पर मुकदमा करे। यानी कि कुल मिलाकर कौन नियुक्त करता है, रिसीवर, न्यायालय। कलेक्टर को किया जा सकता है कि नहीं, किया जा सकता है। सहमत से कि बिना सहमत के, सहमत से। और किस संपत्ति के लिए, ऐसी संपत्ति के लिए जो राज्य सरकार को क्या दे रही हो, रेवेन्यू या भू राजस्व। आगे डिटेल में पढ़ना है भाई, नए लोग घबराए ना कि भाई ये आगे डिटेल में कह करके पढ़ना है। अगला देखिए, ऐसी अन्य रीत से किया जाए जिसके किए दिए गए अनुतोष की प्रकृति अपेक्षा करे। यानी कि अन्य रीत भी अपना सकता है न्यायालय, और उसके तहत भी डिक्री को लागू करा सकता है। अब अगला जो देखिए भाई पॉइंट, परंतु देखिए इधर से आपका क्वेश्चन बनता है। प्रोविजो के जो बाद का पॉइंट है यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। परंतु जहाँ डिक्री धन के संदाय के लिए है, वहाँ कारागार में निरोध द्वारा निष्पादन के लिए आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि निर्णित ऋणी को उसके लिए हेतुक दर्शित करने का अवसर देने के पश्चात कि उसे कारागार को क्यों न सुपुर्द किया जाए। न्यायालय का अभिलिखित कारणों से यह समाधान नहीं हो जाता कि, इसको समझने का प्रयास करिए। वो शब्द ऐसा घुमावदार लिखा है कि आपका थोड़ा दिक्कत है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसको पकड़ने का प्रयास करिए भाई, ना तो अपनी भाषा में लिखिएगा। अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ धन की डिक्री पारित की गई है, तो ऐसी दशा में पहला नियम ये है कि जब ऐसी दशा में वह धन नहीं देता तो भाई सिविल कारागार भेजा जा सकता है। लेकिन सिविल कारागार भेजने के पहले उससे रीजन पूछा जाएगा, हेतु का दर्शाने या कारण दर्शाने का मौका दिया जाएगा। तो बताइए, क्या कारण पूछे डायरेक्ट सिविल कारागार भेजा जाएगा कि उसे मौका दिया जाएगा वह आकर अपनी बातें रखे, मौका देने के बाद ही। और एक और पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण है और आर्टिकल 21 से भी जुड़ता है, यदि निर्णित ऋणी निर्धन है, उसके पास धन नहीं है, तो ऐसी दशा में क्या उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा जा सकता है कि नहीं, नहीं भेजा जा सकता। ये नहीं कि धन नहीं है, नहीं दे रहा है तो भेज दीजिए, ये बैंक वाले ज़्यादा करते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने चाबुक चलाया कि जब निर्णित ऋणी लोन लिया, लोन नहीं भर पाया और उसके पास पैसा भी नहीं है, तो ऐसी दशा में उसे गिरफ्तार करके आप जेल नहीं भेज सकते। हाँ, उसकी संपत्ति को आप क्या करिए, कुर्क करिए, बेचवाइए या डायरेक्ट बेचवाइए, लेकिन आप गिरफ्तार करके जेल नहीं भेज सकते। लेकिन कब गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा, जब न्यायालय को ये विश्वास हो जाए। अब क्या विश्वास हो जाए, देखिए अगला पॉइंट आपका दिया गया है, देखिए आप कह करके। खंड क, निर्णित ऋणी इस उद्देश्य से या यह परिणाम पैदा करने के लिए कि डिक्री के निष्पादन में बाधा हो
या विलंब हो, क्या कर रहा है, यानी कि फिर एक बार कंसेप्ट बना लीजिए। अगर निर्णित ऋणी नीचे दिए गए कार्यों में से कोई कार्य कर रहा है तब उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा जा सकता है। यानी कि आपका डिक्री का निष्पादन में बाधा हो या डिक्री के निष्पादन में देर हो जाए, इसके लिए वह क्या क्या कर रहा है हारने वाला, तो वही लिस्ट देख रहा है। देखिए, न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता से फरार होने वाला है या उन्हें छोड़ने वाला है। यानी कि प्रयागराज में निर्णित ऋणी रहता था, यहाँ डिक्री उसके खिलाफ पारित हुई, अब तैयारी कर लिया है कि प्रयागराज से हम जाकर कहाँ बस जाएंगे, दिल्ली। तो न्यायालय क्या करे, फरार होने से रोकने के लिए आपका क्या करे, तो फरार होने से रोकने के लिए गिरफ्तार करके कहाँ भेज दे, जेल। देखिए, एक और नियम हम बता दें आपको, भले अभी आगे पढ़ना भी है। जैसे कि विजय माल्या था और वह या नीरव मोदी, तमाम लोग भारत छोड़कर भाग गए, लेकिन आपका सरकार की इसमें चूक निश्चित मानी जाएगी, क्योंकि सिविल मामलों में एक नियम ये है कि निर्णय के पहले प्रतिवादी अगर भारत छोड़ने वाला है या आशंका हो जाए कि अपनी संपत्ति को बयान करने वाला है, तो उसे निर्णय के पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेजा जा सकता है। तो सरकार को चाहिए था कि जब ये लोन सब लिए हैं और चुकता नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम विदेश जाने से पहले आप छोड़ दिए कि भाग जाए। आप एक तो भाई आप छोड़ दिए कि भाग जाए, आपको ये नियम अपनाना चाहिए और निर्णय के पहले ही इनको गिरफ्तार करवा लेना चाहिए। लेकिन वही है कि भाई सरकार सोती रही और सारे कर्जदार क्या हो गए, एक नहीं दसों भगे, ललित मोदी से लेकर नीरव मोदी और तमाम। और हमेशा राहुल गांधी जी आरोप लगाते हैं कि ये मोदी की चाल है, सब मोदी भाग जा रहे हैं और पकड़ नहीं पा रहे हैं। ये हमेशा आरोप लगाते हैं कि मोदी मोदी मोदी, इधर ललित मोदी, उधर नीरव मोदी और इधर भाई मोदी जी हैं। किसको किसको क्या कहा जाए भाई, अन्यथा न लीजिएगा, ये नहीं कि आपका कोई अंधभक्त हो तो अन्यथा ले लेगा। देखिए आगे भाई आपका, यानी कि पहला नियम ये मिला। फिर एक बार देखिए कि निर्णित ऋणी को गिरफ्तार करके जेल तभी भेजा जाएगा जब ये आशंका हो कि डिक्री के लागू होने में ये बाधा करेगा या विलंब करेगा, इसलिए न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता को छोड़ने वाला है या यहाँ से क्या होने वाला है, फरार। तो गिरफ्तार करके कहाँ भिजवा दीजिए, सिविल कारागार। दूसरा देखिए, उस वाद के दायर किए जाने के पश्चात जिसमें वह डिक्री पारित की गई थी, अपनी संपत्ति के किसी भाग को बेईमानी से अंतरित कर चुका है, छिपा चुका है या हटा चुका है, अथवा अपनी संपत्ति के संबंध में असद्भावपूर्व कोई कार्य कर चुका है। यानी कि मुकदमा हजूर दायर किया गया था और मुकदमा दायर करने के बाद यह अपनी संपत्तियों को बेचना शुरू कर दिया, दान में देना शुरू कर दिया, और इसीलिए किया कि जब उसके खिलाफ डिक्री पारित हो, या छुपा दिया, या कहीं छुपा दिया संपत्ति भाई, और इसलिए किया कि जब डिक्री पारित होगी तो आएंगे वसूलने, तो क्या वसूलेंगे, हमारे पास तो क्या रहेगा, कुछ रहेगा नहीं, सब रिश्तेदारों को दे दिया, बेच उच के पैसा कहीं गाड़ दिया है, कहीं छुपा दिया, स्विस बैंक में भी जमा कर सकता है। अब वो साक्ष्य मिलना मुश्किल है, अतः इसे क्या किया जाए, छुपाया है धन और दे नहीं रहा है, तो गिरफ्तार करके कहाँ भेजा जाए, जेल। अगला देखिए भाई आपका, डिक्री की रकम या उसके पर्याप्त भाग का संदाय करने के साधन निर्णित ऋणी के पास हैं या डिक्री के तारीख के पश्चात रह चुके हैं
और वह उसे संदत्त करने से इनकार करता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसी पर सुप्रीम कोर्ट का भाई निर्णय है। केस लिखो, बताना पड़ेगा इसमें। वर्गीज का है क्या केस? जोली जाज वर्गीज ना, हाँ बैक आप बैक देखिए, जोली जॉर्ज वर्गीज लिखवा देंगे लिखवाते समय। जोली जॉर्ज वर्गीज वर्सेज स्टेट माने बैंक ऑफ कोचीन। देखिए आपका ये पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, थोड़ा अच्छे से इसको समझिए। निर्णित ऋणी को धन की डिक्री के निष्पादन में गिरफ्तार करके जेल तभी भेजा जाएगा जब उसके पास पैसा है। जब डिक्री पारित की गई थी तो उसके पास क्या था? पैसा था, फिर भी वह दे नहीं रहा है। अब बैंक वाले इत्यादि क्या करते थे कि भाई व्यक्ति लोन लिया है, आपका लोन तो बहुत ज़्यादा देते थे क्योंकि कमीशन भी मिलता है। मैं फिर बता दूं, भाई 1 करोड़ का लोन दिया है तो मैनेजर कम से कम 5-10 लाख खाया होगा, बैंक का मैनेजर। और आप जाइए लोन लेने तो देखिए कितना टरकाएंगे, ये कागज़ नहीं है, वो कागज़ नहीं है। बड़े लोग चले जाएंगे तो चाय भी पिलाएंगे और लोन तत्काल पास होगा, क्योंकि मंत्री जी का फ़ोन आ गया, संतरी जी का, तो पीए का आ गया, तुरंत लोन पास होगा 2 ही दिन में। और पता लगा कि सारे नेता सब 50% नेता लोन लिए हैं और लोन चुकता नहीं कर रहे हैं, बैंक की हिम्मत नहीं है कि इनके खिलाफ़ मुकदमा करे। तो जो सत्ता में रहता उनके खिलाफ़ जल्दी मुकदमा नहीं होता। आज भी देख लीजिए, जो सत्ता में रहता उनका मकान नहीं डरता, और जो विपक्ष में रहता उनका मकान क्या होता है? ढहा दिया। इनकाउंटर में भी जो भाजपा का नेता है उसका नहीं होगा इस समय। तो ये नीति है हर एक सरकार की, ये नहीं कि केवल एक सरकार। जो भी सरकार रहती है अपने गुंडों और नेताओं को प्रोटेक्शन देती है और विपक्षियों को ध्वस्त करने में लगी रहती है, ताकि विपक्षी इतना कमज़ोर हो जाए कि 2022 में चुनाव जब आए तो इन सिर उठा ही न पाए। और जब शक्ति नहीं रहेगी तो चुनाव कहाँ से लड़ेंगे? ये नीति अपनाई जाती है, मैं बता दूं। और आपका देख रहे हैं बंगाल में पूरी तरह से ये नीति भाजपा अपना रही हैं, छल बल कर के सभी नेताओं को क्या करिए, यानी कि दूसरी पार्टी में है तो भ्रष्टाचारी, और इसमें आ गए तो क्या हो गया? हाँ, शिष्टाचारी यानी कि सबसे बड़ा सदाचारी हो गए। तो ये तो अलग बात है भाई, उससे हमें मतलब नहीं है ज़्यादा, लेकिन बताया जा रहा है। आगे देखिए भाई, फिर एक बार देखिए इसको बैक होकर अच्छे समझिए। आपका काफ़ी महत्वपूर्ण केस है। उच्चतम न्याय, ये बैंक वाले गिरफ्तार करके, पैसा नहीं रहता था व्यक्ति के पास तो गिरफ्तार करके जेल भेजवा देते थे। सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब निर्णित ऋणी के पास धन नहीं है और वह चुकता नहीं कर पा रहा है तो आप गिरफ्तार करके उसे जेल नहीं भेजवा सकते, क्योंकि तब आप भेजवा सकते हैं जब उसके पास धन हो और फिर भी नहीं दे रहा है। तो ये साबित करना पड़ेगा कि हजूर इसके पास धन है, नहीं दे रहा है, तब जेल भेजिए। और जब उसके पास धन ही नहीं है तो ज़बरदस्ती जेल न भेजिए। ये आपका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। और आपका अगला देखिए भाई, आपका डिक्री उस राशि के लिए है जिसका लेखा देने के लिए निर्णित ऋणी वैश्वासिक हैसियत में आबद्ध है। तब तो भाई आपका क्या किया जाएगा? गिरफ्तार करके कहाँ भेजा जाएगा? जेल। कि विश्वासिक रिलेशन में हो, अकाउंट दो, हिसाब किताब दो, और नहीं देता तो कहाँ भेजा जा सकता है? जेल। तो इस प्रकार आपका 51 जो पढ़ाई गई धारा, इसमें आपका डिटेल में अलग अलग पढ़ना है, ये नहीं कि समाप्त हो गई। ये जो तरीके बताए गए, इन तरीकों को आगे हमें अलग अलग धाराओं में और अलग अलग आपका कह सकते हैं आदेशों में डिटेल में पढ़ना है। ये ना समझिएगा कि समाप्त हो गई,
थोड़ा बहुत शॉर्टकट किया गया और इसको डिटेल में देखिए। ऐसे ही आपका रेवेन्यू में चलता है भाई, एक लाइन जोड़ दिया जाए। उत्तर प्रदेश भू राजस्व संहिता में भी ऐसा ही नियम चलता है। वहाँ भी जो भू राजस्व की वसूली की जाएगी, आपका रकम निर्धारित है, कैसे कैसे की जाएगी, पूरा 20-25 धाराओं में व्यवस्था की गई है। और वहाँ भी हैं कि रकम इतना से अधिक है तब नहीं गिरफ्तार होगा, उसकी संपत्ति कुर्क होगी, अन्य संपत्ति कुर्क होगी, मकान कुर्क कर लीजिए। अब बहुत व्यापक हो गया है, जो बैंक में लाकर हैं उसको भी कुर्क करके और क्या वसूला जा सकता है, भू राजस्व। तो आगे बताया जाएगा वो। इसके बाद धारा 52 हो ही गई है। धारा 53 से हल्का सा देखना है, पैतृक संपत्ति का दायित्व। अब संशोधन हो चुका है भाई हिंदू लॉ में, एक लाइन देखना है, कम पूछा जाता है, लेकिन हिंदू लॉ का आपका थोड़ा ज़्यादा देखना है, उसके बाद 53 उठाई जाएगी। वैसे क्वेश्चन 53 से आपका बता दिया जाए कम बनता है, लेकिन आप कंसेप्ट क्लियर रखिए, कम से कम हो सकता है पूछे ही ले कि आपका देखिए पुत्र का आपका क्या कर्तव्य है। तो पुत्र के कई कर्तव्यों में से एक कर्तव्य यह भी है, धार्मिक और नैतिक। विधिक नहीं मैं बता रहा हूँ, कैसा कर्तव्य, धार्मिक और नैतिक कर्तव्य है। पवित्र कर्तव्य कहा जाता है होली, कि वह पिता या पिता के पिता यानी कि आपका दादा, वह पिता या पिता के पिता द्वारा लिए गए ऋण को चुकता करे। ये हिंदू लॉ में उसका पवित्र कर्तव्य बताया गया है। और ये कर्तव्य विधि के आधार पर न होकर धार्मिक और कैसा था, नैतिक। हेलो, हाँ योगेंद्र भाई बताइए हो। हाँ, नहीं ज़रूरी नहीं है, आना हो तो आइए, नहीं तो रहने दीजिए। चलिए ठीक है, ना आइए, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा काम। चलिए प्रॉब्लम होगी तो हम फ़ोन कर देंगे। ठीक ठीक है, प्रॉब्लम होगी तो हम फ़ोन कर देंगे। ठीक 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 है वो, ठीक है नेताजी। देखिए भाई, आपका यहाँ संशोधन भी अब हिंदू लॉ में हो चुका है और उसको भी थोड़ा गौर रखना है। मैंने आपका हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में पुत्र का यह कर्तव्य था, धार्मिक और नैतिक, यानी कि पवित्र कर्तव्य था कि वह पिता और बाबा द्वारा लिए गए ऋण को चुकता करे। यह कर्तव्य विधिक न होकर धार्मिक और कैसा था, नैतिक। लेकिन आपका जब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन हुआ है तो इस कर्तव्य को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है और वर्तमान में पुत्र का केवल कर्तव्य विधिक रह गया है, धार्मिक और नैतिक नहीं। यानी कि जो पवित्र कर्तव्य था उस कर्तव्य को पूरी तरह क्या किया गया है, समाप्त। तो पैतृक संपत्ति का दायित्व का मतलब ये हुआ कि अगर पिता ऋण लिए थे और पिता की संपत्ति पुत्र पाया है तो पुत्र संपत्ति की उस सीमा तक उत्तरदायी होता था जिस सीमा तक वह क्या पाया है, पिता की संपत्ति। आज भी यही नियम है कि किस सीमा तक विधिक प्रतिनिधि उत्तरदायी होंगे, जिस सीमा तक वह प्रॉपर्टी पाए। पुत्र पुत्री के मामले में भी यही नियम लागू होगा और ये नियम स्पेशली तौर पर दिया गया है 50-52 में नहीं बल्कि किस धारा में, 53 में। बस एक लाइन याद रखना है। आइए आपका 54 आपका माने आपका 54 देखिए भाई, आपका
संपदा का विभाजन या अंश का पृथक्करण। यहाँ आपका देखिए एक लाइन पूछा जाता है, अगर एक लाइन का प्री का क्वेश्चन है, वहीं बस अंडरलाइन करना है। डॉक्ट्रिन नाप सेपरेशन या पृथक्करणीयता का सिद्धांत 54 में है। पहला नियम, अगर संपदा ऐसी है जिसका विभाजन करना है या विभाजन करने के बाद ही बेची जा सकती है, तो ऐसी दशा में न्यायालय के आदेश द्वारा विभाजन होगा। एक क्वेश्चन यहाँ अटैक करता है प्री का, जो जानना है कि अगर संपदा सरकार को रेवेन्यू दे रही हो, भू राजस्व दे रही हो, तो किसके द्वारा विभाजन किया जाएगा, किसको प्राधिकृत किया जाएगा कि विभाजन करवाइए? क्या न्यायालय स्वयं करवाएगा कि किसको? कलेक्टर को। याद रखें, किसको? तो जहाँ भी रेवेन्यू का मामला आया, देखिए अभी इंटरव्यू में पूछा गया था भाई, मैंने 2-3 लोग 17 सीट में हुए थे, अभी प्रिया जी से ही पूछा गया था कि कलेक्टर और डीएम में क्या अंतर है। ये पूछा गया था, मैं लगातार बताता रहता हूँ कि कलेक्टर और डीएम एक ही व्यक्ति होते हैं। जब वह व्यक्ति प्रशासनिक मामला देखता है तो जिला मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और जब वह राजस्व के मामले देखता है तो कलेक्टर कहा जाता है। एमपी ज़्यादा ये पूछता है। एमपी में कई बार आपका डीएम कलेक्टर आया है, तो जहाँ डीएम हो डीएम मारिएगा और कलेक्टर हो तो क्या मारना है? कलेक्टर। आपका देखिए हैसियत, व्यक्ति एक है लेकिन उसकी हैसियत अलग अलग है, नाम भी अलग अलग है। जैसे न्यायालय में आ जाइए, जो न्यायाधीश होता है सर्वे सर्वा जिले का एक होता है। जब वह आपराधिक मामला सुनता है तो कोर्ट ऑफ सेशन यानी कि सत्र न्यायालय, और जब वही सिविल मामला सुनेगा तो जिला न्यायालय, जिला न्यायाधीश। तो सतर्क रहना, व्यक्ति एक है लेकिन मामला देखना है कि कौन सुन रहा है। इसीलिए ऊपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सत्र न्यायालय, यानी कि इसका मतलब कि सिविल सुनेगा तो कौन? जिला न्यायालय, और आपराधिक सुनेगा तो सत्र न्यायालय। तो बस पृथक्करण, भू राजस्व संपत्ति दे रही है तो किसके द्वारा किया जाएगा विभाजन? कलेक्टर। डीएम ना मार कर आ जाएगा, किसके द्वारा? कलेक्टर। तमाम जगह आपका कलेक्टर आएगा। आइए धारा 55 से एक क्वेश्चन बनता है भाई प्री में, क्योंकि धारा 55 में आपका देखिए गिरफ्तारी और निरोध, धारा 55 से लेकर और 59 तक पूरा वाक्य पूरा पढ़ना है। धारा 55 से लेकर कहाँ तक? 59। अब आइए 51 से आपको सदैव को रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा। धारा 51 से फिर को रिलेट अब करते रहिए। धारा 51 में क्लाज 3 ही है ना, देखिए तो एक बार 51 का, हाँ सी, देखिए वहीं से कोरिलेट करिएगा 55 से लेकर और किसको? 59 तक को। धारा 51 के क्लाज सी में ये प्रावधान है कि निर्णित ऋणी को गिरफ्तार करके सिविल कारागार भेजा जा सकता है, और कितने दिन तक भेजा जाएगा? जितना दिन का उल्लेख आपका सेक्शन 58 में किया गया, यही तो बताया गया 51 में। फिर एक बार समझिए, निर्णित ऋणी को गिरफ्तार करके सिविल कारागार भेजा जा सकता है कितने दिन तक? जिसका उल्लेख किस सेक्शन में है? 58। तो 55 से लेकर 59 तक गिरफ्तारी और आपका सिविल कारागार में भेजना, कैसे भेजा जाएगा, कब छोड़ा जाएगा, कब गिरफ्तार किया जाएगा, स्त्री है तो क्या होगा, गिरफ्तार होगी कि नहीं, खूब पूछा जाता है। आपका 56, लेकिन पहले तो 55 देखिए, तब 56 मैंने सभी धाराएं प्री के लिए महत्वपूर्ण है, मेंस के लिए धारा 55 महत्वपूर्ण है, आ सकता है।
देखिए कह करके भाई देखा जाए आपका नियमों को। अरेस्ट और डिटेन करना यानी कि जेल भेज देना। एक सेकेंड भाई, इसमें बैटरी लगाने दीजिए। बैटरी आवाज़ की दिक्कत आ रही है। देखिए आज इसकी भूमिका बांध देते हैं भाई चैप्टर की। डिटेल में आपका मैंने आगे पढ़ाया जाएगा क्योंकि समय भी ज़्यादा नहीं है। इसकी भूमिका दिमाग में बैठा लीजिए कि इसमें होता क्या है मैंने, और भूमिका से ही हमें लगता है कि प्री में क्वेश्चन आ जाना चाहिए। देखिए धारा 55 जो है आपका गिरफ्तारी और निरोध बताती है, यानी कि निर्णित ऋणी को गिरफ्तार कब किया जाएगा कब नहीं किया जाएगा। तो पहला नियम ये है कि आपका धारा 51 से भी कवर करना है। अगर उसके पास पैसा नहीं है तो क्या गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा? नहीं भेजा जाएगा। दूसरा नियम, गिरफ्तार किया जाएगा तो सामान्यतः कभी भी किया जाएगा, लेकिन रात में गिरफ्तारी नहीं होगी, यानी कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पूर्व क्या अरेस्ट किया जाएगा कि नहीं। अगर घर में छुपा है और उस घर में छुपा है तो क्या होगा? तो भाई तलाशी लेकर गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन स्त्री घर में है जो आपका, तो ऐसी दशा में स्त्री को उस घर से निकलने का पूरा मौका दिया जाए। रात में गिरफ्तारी नहीं हो। अगर गिरफ्तार करके लाया जाता है तो ऐसा व्यक्ति कह सकता है कि हजूर हम तो दिवालिया घोषित कराना चाहते हैं, तो फिर 1 मास के लिए छोड़ दिया जाएगा और 1 मास के अंदर वह एप्लीकेशन देकर अपने को क्या करा सकता है? दिवाली। हमारे पास पैसा ही नहीं, हम कहाँ से देंगे पूरा? हमें क्या घोषित कर दिया जाए? दिवाली। 56 भी काफी महत्वपूर्ण है। अगर धन की डिक्री है तो स्त्री को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये कौन सी धारा? 56। देखिए भाई इसके बाद आइए 56 ही है, इसके साथ कोरिलेट करके पढ़ाया जाएगा 132। कोरिलेट करके भाई पढ़ाना है कौन सी धारा? एक क्वेश्चन प्री में यूपीजे पूछा जाता है, या तो 56 से पूछ ले या 132, जाकर देख सकते हैं भाई, कई बार आया है। 57 निर्वाह भत्ता, यानी कि अगर डिक्रीदार निर्णित ऋणी को गिरफ्तार करके जेल भेजवाता है तो भोजन की व्यवस्था करे, यानी कि ऐसे नहीं गिरफ्तार भी करवाइए और जितने दिन जेल में है उसका क्या दीजिए। तो इससे अच्छा है कि संपत्ति पूर्व किया जाए, क्या जरूरत है भाई, भोजन भी कराइए जेल में भी रख के रखवाइए। 58 काफी महत्वपूर्ण है। 59 58 निरोध और छोड़ा जाना, यहाँ सतर्क रहना है। अगर 2000 या 2000 से कम की रकम है तो कोई गिरफ्तारी नहीं। 2000 से ऊपर लेकिन 5000 तक है तो कितने सप्ताह रहेगा जेल में? 6 सप्ताह, यानी कि 42 दिन। और 5000 से ऊपर धन की डिक्री है तो आपका याद रखिए कितने महीने। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ प्री में पूछा जाता है, चार्ट हम लास्ट में बना दें। क्वेश्चन यहाँ से भाई प्री में आपका पूछा जाता है, लास्ट में ये चार्ट बताया जाएगा डिटेल में, लेकिन चार्ट आपको बता दिया जाए। अगर 2000 या इससे कम की डिक्री है तो क्या गिरफ्तार किया जाएगा कि नहीं वाला है। अगर 2000 से अधिक की रकम की डिक्री है और कितना तक इस बीच में है या 5000, तो गिरफ्तार तो किया जाएगा, लेकिन सिविल कारागार अधिकतम कितने दिन के लिए? 6 सप्ताह।
तो 6 सप्ताह मतलब कितना, 42। और 5,000 से अधिक की डिग्री है तो गिरफ्तार किया जा सकेगा, लेकिन अधिकतम कितना दिन सिविल कारागार में रखा जाएगा, 3 माह। अब यही समस्या बना देगा। 1 अरब की डिग्री है, गिरफ्तार किया गया तो कितना दिन अधिकतम रखा जा सकता है। 10,000 की है तो 3 माह 20,000। 2 लाख है तो 1 अरब है तो इसमें क्या मतलब है, इसको हटाकर और सबसे अच्छा उपाय है उसकी संपत्ति को क्या करिए, ये भी प्रावधान है, कुर्क करिए, बेचवाइए और जितना पैसा है वो क्या करिए, हाँ वसूलिए। और ज़्यादा उपाय आपका ये सही रहता है। भाई जेल भिजवाएंगे तो बहुत कम समय के लिए भिजवा सकते हैं, और ऊपर से जो भिजवा रहा है क्या करे, खर्चा पानी नहीं, हैसियत के अनुसार। बड़ा आदमी है तो उस हैसियत के अनुसार, छोटा है तो उस हैसियत, यानी कि स्टैंडर्ड भी देखा जाएगा। अब ये ना कहिए कि 2 बूंद वाला है तो क्या होगा, 2 बूंद आपका स्टैंडर्ड में नहीं आता। विदेश में आ सकता है, लेकिन भारत में ये माना जाता है कि लाख आपका स्टैंडर्ड बड़ा हो, 2 बूंद उसमें शामिल नहीं। वैसे भी कई लोग 2 बूंद लिए थे आपका, लेकिन कोई बताएगा नहीं भाई आपका। देखिए भाई आपका मैंने ये कल आपका ये सारे लेक्चर चलेगा और सीपीसी लिखवाई जाएगी। सीपीसी में जो ये लेक्चर है 55 से आपका सोमवार से चलेगा। कल ये सारे लेक्चर, आज अगला इंग्लिश क्लास चलेगी और ला की क्लास आज नहीं चलेगी 11 बजे वाली। इंग्लिश की क्लास अभी चलेगी, हाँ 10-15 मिनट बाद है।